Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रेस और उसके रिलेटेड डिफरेंट किस्म के जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें पहले हमने मैकेनिज़्म किया कि स्ट्रेस का क्या उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन सी आती हैं। फिर हमने ये देखा कि कौन से सोर्सेज हैं जो स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि स्ट्रेस के हमारी सीरीज़ में लास्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये हमारे वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से पैदा होते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में शामिल हैं दो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको हम PTSD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ASD। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD जो है इसका दूसरा नाम है डिलेड कॉम्बैट रिएक्शन। इस पहले हम इसका नंबर 1 वाला पढ़ते हैं और इसको हम कहते हैं डिलेड कॉम्बैट। कॉम्बैट कहते हैं लड़ाई झगड़े को, क्वारल को, डिस्प्यूट को, कि ऐसा रिएक्शन जो कि किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद देखने में सामने आता है, ज़रा थोड़ी देर के बाद। तो PTSD जो है वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि किसी भी किस्म के ट्रॉमेटिक इवेंट या ट्रेजिडी के बाद पैदा होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल है उसने या तो उसको ट्रॉमा को या उस इवेंट को या उस इंसिडेंट्स को खुद से एक्सपीरियंस किया हो या फिर उसने उसको विटनेस किया हो, बहुत करीब से उसको देखा हो। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये PTSD के लिए ज़रूरी हैं। इसके बगैर जो है हम उस बीमारी को PTSD डायग्नोज नहीं कर सकते। इसमें यह है कि इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ में कोई भी कैटास्ट्रॉफी या जिसको हम कुदरती आफत कहते हैं वो हो सकती है, या फिर जिसको उसने एक्सपीरियंस किया हो या बहुत करीब से देखा हो, या एक या उससे ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं वो भी इसकी रीज़न बन सकते हैं। फिर उसके अलावा कोई लाइफ में सीरियस किस्म के जो मिसहैप्स होते हैं या आपकी लाइफ में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की जो वाक़यात जो कि आपके लिए बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और बड़े तकलीफ दे होते हैं, तो वो जो हैं वो अगर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और वो उनसे उनका सामना करता है। इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि एक पूरी सीरीज़ होती है जो ट्रेजिक सरकमस्टांसिस की, वो भी अगर एक इंसान जो है मुसलसल इस तरह की एक ट्रेजिक सिचुएशन से निकलता है और दूसरी में चला जाता है, दूसरी से निकलता है तो दूसरी तीसरी में चला जाता है, तो वो भी इसकी एक कॉज बनती हैं। ठीक है। और ये इवेंट्स और सरकमस्टांसेस जो हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो इंडिविजुअल की लाइफ के लिए या उसकी सोशल एंड इमोशनल जो वेल बीइंग है उसके लिए थ्रेट्स का बायस होते हैं। यानी वो उसको उससे अपनी जान का ख़तरा महसूस होता है या फिर उसको उससे अपनी जो उसकी इमोशनल और सोशल वेल बीइंग है उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। अब कुछ ऐसे वाक़यात का हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि जिनकी वजह से कि जिनको जो इंडिविजुअल है या पेशेंट है उसने एक्सपीरियंस किया है और जो है उसने या विटनेस किया है, तो उसकी वजह से PTSD जो है वो पैदा हो सकता है। उसमें क्या क्या आ सकते हैं, बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स जिसमें उसने कोई डेथ्स देखी हैं या उसके
किसी करीबी दोस्त की या अपने घर वालों की या उसको खुद जो है वो उसकी वजह से कोई मिस है, उसका कोई हैंडीकैप हो गया या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। फिर नेचुरल डिज़ास्टर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर है पीटीएसडी के पैदा होने में। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है कि टेररिस्ट अटैक हो जाता है, या जैसे बम ब्लास्ट या जिसको हम दहशतगर्दी कहते हैं, वो चीज़ें भी अगर एक इंडिविजुअल अगर अपने सामने देखता है तो उसमें भी पीटीएसडी की जो सिम्टम्स हैं उनके पैदा होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और इवेंट्स जो कि पीटीएसडी की तरफ लीड कर सकते हैं, उनमें वॉर्स जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका फैक्टर है। और हम ये देखते हैं कि बहुत से वेटरन्स जो हैं वो, जो कि ये जो आलमी जंगें हुई थी, वर्ल्ड वार्स हुई थी, उनमें से जो फौजी बच जाते हैं, जो ज़ख्मी हालत में होते हैं, उनको वेटरन्स कहते हैं। तो जो बहुत से जो वेटरन्स हैं वो भी उन्होंने भी जो है वो पीटीएसडी डेवलप किया। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने लाइफ में बहुत मुश्किल किस्म के हालात और बहुत मुश्किल किस्म की जो चैलेंजेस हैं अपने सामने फेस किए थे, ख़ुद से एक्सपीरियंस किए थे, मतलब कत्लो गारत, खून खराबा और सारी इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सेक्सुअल असाल्ट या रेप, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीटीएसडी के सिम्टम्स के अकर होने में। इसके अलावा जो है बुलिंग, या आप जो इंटीमेट पार्टनर है जैसे हस्बैंड है या वाइफ है उसकी तरफ से कोई वायलेंस है, तो वो भी पीटीएसडी के सिम्टम्स पैदा करने का बायस बनती है। और बुलिंग जिसको हम इतना सीरियस नहीं लेते, वो भी सम टाइम इतनी ज़्यादा किसी इंसान को इमोशनली डैमेज कर देती है या साइकोलॉजिकली डैमेज कर देती है कि वो भी उससे भी जो है वो पीटीएसडी के पैदा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो सिम्टम्स हैं पीटीएसडी के, वो जब पैदा होते हैं या अकर करते हैं, तो वो जब जो भी ट्रेजिक इवेंट या ट्रेजिडी या ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये वाले सिम्टम जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जिसको हमने पढ़ा ना ऊपर, डिलेड कॉम्बैट रिएक्शन, कि फौरी तौर पे वो पैदा नहीं होते, लेकिन एक एक महीने के अंदर अंदर जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि कुछ सम टाइम जो है वो ये इससे भी ज़्यादा टाइम, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और इन सिम्टम्स को पीटीएसडी डायग्नोस करने के लिए इनका 1 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करना ज़रूरी है। अगर ये 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो पीटीएसडी नहीं कहलाता, फिर वो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। वो हम उसमें जाके पढ़ेंगे। इसमें इन दोनों में मेन डिफरेंस भी ये ड्यूरेशन का है। सिम्टम्स इन दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पीटीएसडी को जब हम या कोई भी किसी भी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर को जब हम डायग्नोस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ज़ाहिर है कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसकी बेस पे जहाँ से हम हमारे पास कोई क्राइटेरिया हो कि इस बीमारी को हमने किस तरह से डायग्नोस करना है। तो उसके डायग्नोसिस के लिए जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं या जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए जो हमारे पास एक ऑथेंटिक बुक है उसको हम डीएसएम कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और इसका एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज़ में या उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो डीएसएम जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो साइकेट्रिक कंडीशंस हैं या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सारा, उनके सिम्टम्स, उनकी ड्यूरेशन, उनके क्राइटेरिया, उनके डायग्नोसिस के लिए जो है वो सब पूरा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया गया है। तो उसके मुताबिक जो है वो जब अगर हम पीटीएसडी की सिम्टम्स देखते हैं, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि डीएसएम जो है इसकी बहुत सारी रिवीजन जो है वो अब तक हो चुकी हैं, और जो उसकी करंट रिवीजन है वो DSM-5 TR है। लेकिन चूँकि हमारी लिमिटेशन ये है कि आपका जो सिलेबस है वो फॉलो कर रहा है अभी तक DSM-4 को विद रोमन 4, तो इस एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो हम अब जो सिम्टम्स पढ़ेंगे किसी भी बीमारी के,
तो वो हम इसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो DSM-4 के मुताबिक जो PTSD के सिम्टम्स हैं वो, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इनको हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ PTSD। नंबर 1, इंटेंस वरी, यानी बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की परेशानी, ठीक है। फिर एक्यूट सेंस ऑफ फियर, यानी एक्यूट का मतलब भी ये होता है बहुत शदीद वाला फियर। और फियर के साथ साथ एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने आप को बिल्कुल बेबस, लाचार, हेल्पलेस फील करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो, जो उसके सिम्टम्स हैं या डिफरेंट किस्म जो इवेंट, जो इंसिडेंट उसने देखा है या जो उसने एक्सपीरियंस किया है, उसको वो इंसान जो है वो री एक्सपीरियंस करता है। और ये री एक्सपीरियंस किस फॉर्म में करता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट या इंसिडेंट, ये दो फॉर्म में होता है। एक होता है फ्लैशबैक्स। फ्लैशबैक्स का आपको इस तरह से पता चल सकता है कि जैसे हम ड्रामों में नहीं देखते कि एक इंसान जो है वो सोच रहा है और वो चीज़ ब्लैक एंड वाइट करके दिखाई जाती है, डी कलर करके, कि उसको पुराने चीज़ों के जो है वो ख्यालात आ रहे हैं और जो है वो फ्लैशबैक्स उसको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करें ना, तो उनमें हमें डिफरेंट किस्म के जो है ये वाले मेंटल डिसऑर्डर्स जो है उनके इर्द गिर्द ड्रामे बने हुए नज़र आते हैं। तो इसमें एक ड्रामा था, अगर आपको याद हो, ये दिल मेरा, हम टीवी पे लगा था और उसमें जो है वो सजल अली है, हद रज़ा मीर है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो डिसऑर्डर है उसकी मैनिफेस्टेशंस किस तरह से नज़र आती हैं। तो उसमें वो जो लड़की थी, हीरोइन थी, सजल अली, उसको फ्लैशबैक्स आते थे। मतलब वो, उसको कुछ ऐसी चीज़ें याद आती थी कि, और वो समझ सारे उसको कहते थे कि तुम्हें ये ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। तो वो एंड में जाके पता चला था कि उसकी माँ का मर्डर उसके आंखों के सामने किया था और उसको उसकी आंखों के सामने दफनाया गया था। उस वक्त वो बहुत छोटी थी। तो और उसकी माँ उसके हाथों में ही तकरीबन एक किस्म की मरी थी। तो ये चीज़ें उसको ख्वाबों की सूरत में आती थी। तो ये जो है, ये इसको हम कह सकते हैं फ्लैशबैक, कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि आप उसको बार बार री एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है PTSD का। जब तक पता नहीं चलता तब तक इंसान इन चीज़ों को, इस इंसिडेंस को री एक्सपीरियंस करता जाता है। बाद में थेरेपी के ज़रिए जो है इसका जो इलाज किया जाता है इन फ्लैशबैक्स का और ड्रीम्स का। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक इंसान जो है वो उन चीज़ों से भी, जो पेशेंट है वो उन चीज़ों से भी खौफजदा होता है जो कि ओरिजिनल स्टिमुलस से रिजेंबल करती है। मतलब ओरिजिनल स्टिमुलस तो एक साइड पे हो गया ना, अगर उसके जहन में वो नहीं भी है, भूल गया उसको, या कहीं उसके कॉन्शियस में वो चीज़ नहीं आ रही, तो उससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो उसको जो है वो इंसान एक्सपीरियंस करता है और उनसे जो है वो फिर वो खौफजदा होना शुरू हो जाता है। अब ये इसके अलावा एक तो वो खौफजदा होता है और उसके बाद खौफजदा होने के बाद क्या करता है, उन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देता है। उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं ऑब्जेक्ट से या उन्हीं पर्सन से जो कि उसको लगता है कि उससे के साथ मिलते जुलते हैं, या जो उसको वो रिमाइंड कराते हैं, असल वाला जो इवेंट उसको रिमाइंड करवाते हैं, उनसे वो अवॉइड करता है। खौफजदा भी होता है और अवॉइड भी करता है। ये दो अलग अलग इसके सिम्टम्स हैं। अब ये हम ये देखते हैं कि वो ऐसे कौन से स्टिमुलाई हैं या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिजेंबल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे उसमें आ जाता है थंडर, कि बिजली की गरज है, चमक है, फिर हम उसमें ये चमक जैसे, ये भी किसी हादसे की तरफ जो है इशारा कर सकती है। फिर उसके अलावा स्टॉर्म है, तूफान है। आपने देखा होगा ना ड्रामों में भी या मीडिया में भी, जब इस तरह की चीज़ें आती हैं फिल्मों में, तो तूफान और बिजली कड़कती और ये चीज़ें दिखाते हैं। फिर हेलिंग, ये भी एक जो है वो एक फैक्टर है। या फिर वो जो इवेंट है उसकी एनिवर्सरी, यानी 1 साल गुजर गया और उस दिन को और उस टाइम को जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अवॉइड करने की, उससे खौफजदा होता है और उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है।
अच्छा, एक और जो सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा देखने में आता है वो ये होता है कि इंडिविजुअल जो है इमोशनली पैरालाइज्ड हो जाता है, कि वो या नमनेस जिसको हम कहते हैं, कि इमोशंस को फील करने के काबिल नहीं रहता। उसकी दिमाग के अंदर से वो सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो इमोशंस फील कर सकता है। कोई किसी भाई हमने पढ़ा ना, अफ्रेड होता है, खौफजदा होता है, लेकिन एक ऐसी कैफियत भी आती है कि जिसमें वो ये इमोशंस को फील करना, उनको एक्सपीरियंस करना ही बंद कर देता है, और उसके साथ साथ फिर वो उस इंसिडेंट्स के बारे में सोचना भी बंद कर देता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है। कॉग्निशन हमारा होता है हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी थॉट पैटर्न और ये सारी चीज़ें। तो कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हैं जो पीटीएसडी में, इसके सिम्टम्स जो है ना काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं। अगर हम DSM-5 TR की बात करें तो उसमें बाकायदा डिफरेंट कैटेगरीज में इसके सिम्टम्स जो हैं वो उन्होंने कैटेगराइज किए हुए हैं, लेकिन हमारी चूँकि सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि वो आपकी जो किताब है वो DSM-4 के अकॉर्डिंग है, तो हमने फिर उसी के मुताबिक जो है इसके सिम्टम्स को कवर किया है। अच्छा, कॉग्निटिव सिम्टम्स पे क्या क्या आ जाता है कि डिसरप्शन इन फोकस, कि इंसान जो है किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, और कंसंट्रेशन जो है उसकी इफ़ेक्ट होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा वो। ये एक कॉग्निटिव सिम्टम है उसकी, क्योंकि उसका ज़ाहिर है उसका जहन जो है उन्हीं चीज़ों के अंदर अभी तक फंसा हुआ है, तो अटेंशन इज़ इफेक्टेड, तवज्जो नहीं दे पा रहा किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है। तीसरी चीज़ है इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रही है उसकी ज़िंदगी में। चौथी चीज़ जो कोग्निटिव है वो है सेंस ऑफ गिल्ट, एहसास से जुर्म, एहसास से गुनाह जो है वो भी उसको जैसे मिसाल के तौर पे हम कुछ स्टोरीज में देखते हैं ना कि एक इंडिविजुअल है और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो एक्सीडेंट हुआ, और उसके सामने उसके जो 7 फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे उनकी डेथ हो गई, वो बंदा खुद बच गया, तो फिर एक गिल्ट का एहसास उसके अंदर आ जाता है कि ये शायद मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद इसके अंदर सैडनेस या डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कि उदासी, परेशान रहना, मूड लो रहना, ये सारी चीज़ें भी जो हैं इसके कॉग्निटिव सिम्टम्स में आती हैं। फिर उसके साथ साथ अग्रेशन या एंगर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उस इंसान को जो पीटीएसडी को कर रहा होता है फेस। उसके बाद मेमोरी जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है, चीज़ें भूल जाती हैं, और ख़ास तौर पे इंडिविजुअल जो है वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट का या उस इंसिडेंस का कोई, या तो उसको मुकम्मल तौर पे भूल जाता है, या फिर उसका कोई ना कोई पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसकी जहन में से निकल जाता है। उसके बाद उसका जो लाइफ में इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्शन करना, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं। और फिर ये इससे क्या होता है कि उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हों, चाहे उसके वर्क प्लेस में हों, अपने जो है कोलीग्स के साथ, तो ये सारे जो उसके रिलेशनशिप्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके अलावा कुछ और जो सिम्टम्स हैं उन जो पीटीएसडी के बाद देखने में आते हैं, उसमें आती है स्लीप डिस्टर्बेंस, कि इंसान प्रॉपर तरीके से सो नहीं सकता। जैसे अभी हमने बात की ना कि उसको ख्वाब आते हैं, तो इस तरह के ख्वाब, डरावने ख्वाब या नाइटमेयर्स जो हैं वो उसको परेशान करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि ऐसे लोगों की का जो स्टार्टल रिस्पांस होता है ना, स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना किसी भी चीज़ पे। अब देखें जैसे हम यहाँ पे अभी आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और पीछे से एकदम कोई चीख मारता है या एकदम से ज़ोर से दरवाजे बंद होने की आवाज़ आती है, तो आप एकदम चौंक जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई है और क्यों आई है। तो ये हमारा एक बड़ा नेचुरल सा स्टार्टल रिस्पॉन्स है कि हम एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन जिस इंडिविजुअल ने इस तरह का कोई ट्रॉमा या कोई ट्रेजिक इवेंट एक्सपीरियंस किया होता है, तो उसका फिर ये जो स्टार्टल रिस्पॉन्स है एग्जेजरेट कर जाता है, यानी मुबालगे की हद तक बढ़ जाता है। कोई हल्की फुल्की सी भी आवाज़ आती है तो वो एकदम उछल पड़ता है, एकदम हैरान होके, परेशान होके कि ये क्या हुआ है। तो उसको हम कहते हैं एग्जेजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, कि बहुत ज़्यादा चौंक जाना किसी छोटी सी चीज़ पे। फिर उसके बाद क्या है कि समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी सिम्टम
हो जाती है उनके अंदर कि वो एक्स्ट्रा विजिलेंस शो करते हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हद दर्जे जो है जिसको हम कहते हैं ना मुख्तात रवैया इख्तियार कर लेते हैं हर चीज़ के बारे में। जो है अच्छा, उसके बाद जैसे एक इंसान जो है उसने अगर गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है तो फिर वो गाड़ी में बैठना ही छोड़ देगा कि नहीं, या ट्रैवल करना ही छोड़ देगा कि मैं नहीं जाना, मैं पैदल चल लूँगा लेकिन मैंने गाड़ी में नहीं बैठना, तो इसको हम एक्स्ट्रा विजिलेंस कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि मैरिड और सोशल लाइफ जो है वो भी उसकी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब ज़ाहिर है एक इंसान के साथ पेश आ रही हैं तो उसकी ये लाइफ जो है वो, और जैसे हमने पहले बात की कि उसके रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें अब इंसान इनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस करता है तो उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो सकती है कि वो एक सुइसाइड भी कमिट कर सकता है, कि अपने आप अपनी जान लेने की पॉसिबिलिटी भी जो है फिर इसके अंदर देखने में कुछ पेशेंट्स में आती है। तो ये सारी सिम्टम्स थी जो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी, और हमने चूँकि DSM-4 के अकॉर्डिंग पढ़ी तो उसमें इसी तरह से थी। अगर हम DSM-5 TR के अकॉर्डिंग पढ़ते तो फिर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें कुछ अवॉइडेंस सिम्टम्स हैं, कुछ जो है वो फियर के सिम्टम्स हैं, कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज़ में हैं। बहरहाल उसके बाद सिम्टम्स के बाद अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिस्क फैक्टर हो सकती हैं या PTSD की कॉजेज़ हो सकती हैं, जो कि किसी भी पेशेंट में PTSD के पैदा होने की वजह हमें पता चलती है इन चीज़ों के ज़रिए। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारी कुछ न्यूरल जो है वो रीजंस हैं, न्यूरल हमारे कुछ पाथवेज हैं या न्यूरल समझ लें कि हमारे आर्गन्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनमें जो नाम हमारे देखने में आता है वो अमिगडला है। अमिगडला जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्सेस को हमारे को इमोशन रेगुलेशन के लिए काम करता है, हमारी ब्रेन का एक पार्ट है, और अगर इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए या इसके अंदर जो है वो थोड़ा इसकी एक्टिविटी में कोई इफ़ेक्ट आ जाए तो PTSD के पैदा होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद। दूसरी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि अगर एक किसी बच्चे ने अपनी बचपन में बहुत शुरू में ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा जो है वो फेस किया था, कोई अब्यूज़ फेस किया था, कोई बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी से वो गुज़रा था, तो वो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं PTSD के पैदा होने के। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है कि अगर फैमिली में एक सीरीज़ ऑफ मिसहैप है, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथे उसके बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, और सिर्फ उसके साथ नहीं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, कि फैमिली की एक समझ लें कि एक लाइन इस तरह की बन गई है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मिसहैप हो रहा है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में भी PTSD के डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी पर्सनल ट्रेट्स हैं जिनकी बदौलत इंसान जो है वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है PTSD को डेवलप करने पे। मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल जो है वो ऐसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो है वो उसकी तवज्जो ज़्यादा जाती है, और पॉजिटिव चीज़ों को वो ओवरलुक कर देता है, कि नेगेटिव जो क्यूज़ हैं उनको वो ज़्यादा अटेंशन देता है और पॉजिटिव को ओवरलुक कर देता है। तो ये चीज़ भी जो है मनफी अंदाज में सोचने की, जो या हम कह लेंगे कि नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है वो भी PTSD के काजेज़ में या उसके रिस्क फैक्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिम्टम्स और कॉजेज़ के बाद जो अगला हमारा इसकी हेडिंग है वो है ट्रीटमेंट, कि अब ये हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें सिम्टम्स हमें देखने में मिलते हैं, और एक इंडिविजुअल जो है वो कौन कौन से सिम्टम शो कर रहा होता है, और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, अगर हम मेडिकली देखें तो जाहिर है इसकी कोई मेडिकेशन होती है, लेकिन हमारा जो इस वक्त रेलिवेंस है वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ, कि साइकोलॉजिकली हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, यानी साइकोथेरेपी हमारी जो है वो कौन सी होनी चाहिए जिसकी मदद से हम PTSD के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स,
कि यहाँ ये चूँकि हमने पढ़ा कि ये बीमारी स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है, और अगर लॉन्ग टर्म जो है वो एक्सपोजर होता है स्ट्रेस के साथ, या कोई ट्रेजिक इवेंट है और उसमें से इंसान कोप नहीं कर पाया, डिफरेंट टेक्निक्स उसने यूज़ नहीं की, और वो वाक़या वो री एक्सपीरियंस करता रहा है, और उसकी फ्लैशबैक्स और ड्रीम्स की सूरत में वो वाक़या अभी भी उसको जो है वो परेशान कर रहा है, तो उसके लिए फिर हमारा जब सबसे पहला फोकस होता है कि किसी तरह से स्ट्रेस जो है उसका वो रिड्यूस किया जाए, और इसके लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिनमें से एक रिलैक्सेशन टेक्निक भी है। तो ये जो है ये बड़ी इफ़ेक्टिव है इसके लिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें इंडिविजुअल को जो स्टिमुलाई होते हैं, ट्रॉमा रिलेटेड स्टिमुलाई, जिस भी चीज़ के साथ उसका ट्रॉमा है उसके साथ उसको ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है उसके एक्सपोजर की जो शिद्दत है उसको बढ़ाया जाता है, और उसको वहाँ तक ओरिजिनल स्टिमुलस तक पहुँचाया जाता है। ग्रेजुअल एक्सपोजर, ठीक है। ऐसे स्टिमुलाई जिन्होंने उसको ट्रॉमेटिक स्टेज में पहुंचाया। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी एक और चीज़ जो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये भी एक्सपोजर थेरेपी की ही एक फॉर्म है, लेकिन इसमें जो एक्सपोजर है वो इमेजिनल होता है, इमेजिनेशन में होता है, जिसमें उसको उन स्टिमुलाई के साथ इमेजिनेशन में एक्सपोज कराया जाता है, और साथ साथ उसको रिलैक्सेशन की टेक्निक करवाई जाती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो कि हमने देखा कि उसके जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरेक्शन जो है वो उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि इंडिविजुअल जो है दूसरे लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से एक्सपोज प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करें। तो इससे क्या होगा कि उसके आपस में रिलेशनशिप बेहतर होंगे, और फिर हमने ये देखा कि जैसे इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है या अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, अवॉइड करता है चीज़ों को, तो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाने से ये चीज़ें जो हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि इस तरह किस तरह से हम उसके सिम्टम्स को है वो मैनेजमेंट उसकी कर सकते हैं। अब हमारा इसके बाद जो दूसरा आज की वीडियो में टॉपिक है वो है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये भी स्ट्रेस से पैदा होने वाला एक डिसऑर्डर है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं ASD, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो लेस देन 1 मंथ। मैंने आपको पहले भी बताया PTSD में और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ड्यूरेशन का है। सिम्टम्स तकरीबन वही हैं, कोई एक आध सिम्टम का फ़र्क है, लेकिन तकरीबन वही सिम्टम्स हैं, लेकिन ये 1 महीने से कम में जब ख़त्म हो जाए तो उसको ASD कहते हैं, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग कर जाए 1 महीने से तो फिर वो PTSD के हेडिंग के अंदर आ जाता है। ये एक और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये जो है ये भी उसी की तरह जब ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के विद इन फर्स्ट मंथ जो है ये सामने आता है, और जो इंडिविजुअल है इसमें भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस फील करता है, इंटेंस फियर फील करता है, उसके अलावा हेल्पलेसनेस फील करता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता ना, अब जो जाहिर है एक ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी में आ गया, उसमें वो हेल्पलेस फील करता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं DSM-4 के अकॉर्डिंग, ये सिम्टम्स ऑफ ASD DSM-4, DSM इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसमें सबसे पहला आएगा ड्राउजीनेस, कि इंसान जो है वो गनूदगी में रहता है, उसका दिमाग जैसे जो है वो सोया रहता है, और वो
अपने आप को ज़हनी तौर पे एक्टिव महसूस नहीं करता। फिर उसमें इमोशनल इंडिफरेंस, जैसे हमने पीटीएसडी में भी पढ़ा कि वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपने इमोशंस को फील कर सके, उनको एक्सपीरियंस कर सके। इनडिफरेंट और बेहिसी सी चीज़ को हम कहते हैं ना, जज्बाती तौर पे बेहिस हो जाता है, ठीक है, या नम हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो इसका सिम्टम DSM-4 के मुताबिक है, डीपर्सनलाइजेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें इंडिविजुअल ये फील करता है कि वो अपनी बॉडी से डिटैच हो चुका है, वो अपने आप को कोई और इंसान बन के देख रहा होता है, अपनी बॉडी में से निकल के तो वो कोई और अलग से इंसान बन के खड़ा होता है, और वो अपने आप को बाहर से एक ऐसे देख रहा होता है जैसे हम किसी दूसरे इंसान को देख रहे हैं। इसको हम डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिसोसिएटिव एमनीजिया। ये उसमें भी हमने पढ़ा था कि एमनीजिया का मतलब होता है भूल जाना। तो कुछ ऐसी चीज़ों को वो भूल जाता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो अ, उस ट्रॉमा के या उस इंसिडेंस के। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अपनी ज़ात से तो वो डिटैच अगर हो रहा है, ये भी उसका एक सिम्टम है। उसके साथ साथ वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी डिटैच हो जाता है। उसको ये पता नहीं होता कि मैं किस जगह पे हूँ और मैंने किस तरह से जो है वो चीज़ों को रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो उसने दोबारा से उसके अंदर वही चीज़ें आती हैं कि री एक्सपीरियंस करता है वो उसी ट्रॉमेटिक इवेंट को। किस तरीके से, फ्लैशबैक के तरीके से और ड्रीम्स के तरीके से। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें देखने में आती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, अवॉइडेंस भी इसमें उसी तरह है कि फिर वो ना सिर्फ उन स्टिमुलाई जो ओरिजिनल स्टिमुलाई हैं उनको अवॉइड करता है, बल्कि उसके साथ जो रिजेंबल रखते हैं उनसे भी वो बचने की कोशिश करता है, उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसको याद दिलाते हैं उस वाक़ये की। अच्छा, उसके बाद और जो फर्दर सिम्टम्स जो हैं इसके, जो देखने में आते हैं ASD के अंदर, वो है स्लीप डिफ़िकल्टीज़, सो नहीं सकता, नाइटमेयर्स आते हैं, नींद परेशान, और बहुत से लोग तो खौफज़दा होकर फिर सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं कि फिर हम सोएंगे तो फिर ख्वाब आएगा। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है किसी चीज़ के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, या कोई भी ऐसा उसकी जॉब है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद क्या है, थका रहता है, जिस्म में फटीग, एक हमने पढ़ा ना ड्राउजीनेस, उसके अलावा वो तो हमने पढ़ा ना, ड्राउजीनेस में दिमाग सोया रहता है। ये है कि जिसमें जिस्म जो है उसके अंदर थकावट महसूस होती है। और फिर इसका स्टार्टल रिस्पांस भी वही है, एग्जेजरेटेड स्टार्टल रिस्पांस, कि हल्की फुल्की सी आवाज़ पे भी वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इसके अलावा हाइपर विजिलेंस भी उसी तरह से दिखाता है, ओवर कॉशियस हो जाता है चीज़ों पे, ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। उसके बाद रेस्टलेसनेस है कि जिस्म में एक बेचैनी है, बेकरारी है, सुकून नहीं है। फिर उसके बाद बिहेवियर जो है उसका अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है उसको, इन सब इस पूरी एपिसोड से गुजरने के बाद और इन सारी जो है वो चीज़ों को और सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करने के बाद। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि इन सारे प्रॉब्लम्स में जब एक इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो फिर उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से अपने पर्सनल और जो सोशल रिलेशंस हैं उनको रिटेन कर सकता है। तो ये भी उसके लिए जो है प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि ज़ाहिर है वर्क प्लेस पे अपने कोलीग्स के साथ वो उस तरह से काम नहीं कर सकता, और ज़ाहिर है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, चीज़ें भूल जाता है।
तो प्रोफेशनल लाइफ में भी उसके प्रॉब्लम आती है। और ये कंडीशन जो है ये परसिस्ट करती है 2 days to 4 weeks और 1 month। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर अंदर जब ये सिम्टम्स रहती हैं तो वो उसको हम ASD कहते हैं। अगर एक्सीड कर जाए तो फिर वो PTSD में चला जाता है। तो जो ड्यूरेशन है वो इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो इसमें जो फियर है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कुछ स्टिमुलाई ऐसे हैं जिनसे वो खौफज़दा होता है, डरता है, और उसकी वजह से वो फिर जो है वो इस कंडीशन में चला जाता है। फिर उसके अलावा अगर उसकी हिस्ट्री में दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं अगर देखने में आते हैं कि वो किसी एंग्जाइटी का या डिप्रेशन का मरीज़ है, तो उसके साथ भी उसको ASD के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टेंट वरी। एक इंसान अगर मुसलसल परेशानी में रहता है और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे उसकी जो है वो इवेंट्स को फेस करता है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स को, तो वो ASD डेवलप कर सकता है। फिर उसके बाद लैक ऑफ सोशल सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप अकेले हैं और आपके इर्द गिर्द आपको सपोर्ट करने के लिए कोई लोग नहीं हैं, तो ये भी ASD के लिए एक रिस्क फैक्टर का काम देता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम साइकोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप साइकोथेरेपी जो है ना, या ग्रुप थेरेपी इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ग्रुप थेरेपी में ये देखा जाता है कि ये जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो इम्प्रूव किए जाते हैं, क्योंकि लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, एक ही जैसे प्रॉब्लम के साथ, एक ही जैसे सिम्टम्स के साथ आए होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो उसकी जो कंडीशन है, उसके सिम्टम्स हैं, उनको इम्प्रूव करने में, उनको बेहतर बनाने में हेल्प करती है। फिर बिहेवियरल ट्रीटमेंट जो है वो, जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशंस और इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसके लिए। और उसमें जैसे मैंने पहले उसमें भी बताया कि इसमें रिलैक्सेशन की जो टेक्निक है, जिसमें स्ट्रेस को कम करने की डिफरेंट जो है वो तरीके सिखाए जाते हैं, वो बड़ी मुफीद रहती है इसमें। और जो तीसरी चीज़ है वो है ट्रॉमा फोकस्ड CBT। CBT का मतलब है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि हमारी जो थॉट पैटर्न है हम इंडिविजुअल का उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक तो इंडिविजुअल को अवेयरनेस दी जाती है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं स्ट्रेस के बारे में, वो क्या क्या हो सकते हैं। जब उसको इस चीज़ के बारे में पता चलता है, और साथ साथ उसको ये बताया जाता है कि किस तरह से अपनी जो है वो थॉट पैटर्न है उसको वो रिफ्रेम कर सकता है। एक चीज़ को एक एंगल से देखने की बजाय, सिर्फ मनफी अंदाज से देखने की बजाय, वो उसको किसी और एंगल से और पॉजिटिव साइड से भी देख सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसका पॉजिटिव थॉट पैटर्न और सारा जो है ट्रॉमा फोकस CBT में जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन या उसके ये जो सिम्टम्स हैं उनको बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्ट्रेस का टॉपिक है वो हम उसको ख़त्म करते हैं। और इसमें ये हमने ये देखा कि शुरू की भी पहले की 2 वीडियो में हमने देखा कि रिसर्चेस के मुताबिक अगर आप एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहता है और काफ़ी देर तक जो है वो उससे कोप नहीं कर पाता या उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो फिर उसको डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स या बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर भी शामिल है। मेंटल हमने ये दोनों पढ़े, 2 आपके सिलेबस में शामिल हैं, PTSD और ASD। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। फिज़िकल डिसऑर्डर जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, वो भी काज हो सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें डिफरेंट तरीके जो हैं वो इसको मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को और इसको कम करने के लिए सीखने चाहिए। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।